हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। हम लोग एंशंट हिस्ट्री में पार्ट 3 में तमिलनाडु की बुक में यूनिट 2 को स्टार्ट करते हैं, यानी कि चैप्टर 2 को स्टार्ट करते हैं और बात करेंगे हम लोग पोस्ट मॉडर्न इंडिया की। मॉडर्न एम्पायर हम लोगों ने देख लिया था, किस प्रकार का रूल था चंद्रगुप्त मौर्य का, बिंदुसार का और अशोका का। अशोका की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, उसका चक्रवर्ती सम्राट बनना, उसकी जर्नी ऑफ लाइफ फ्रॉम कलिंगा युद्ध में जो क्रूर अशोक था, और उसके बाद जो धम्म पॉलिसी वाला जो धम्म अशोक था उसमें हमने चेंजेस देखे थे, उसने क्या क्या करा था। और हमने ये भी देखा था धम्मा एंड बुद्धिज्म धर्म को अपनाने की वजह से दिस इज वन ऑफ द, मतलब अदर फैक्टर्स भी थे लेकिन दिस इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। ओके, तो अब हम बात करते हैं पोस्ट मॉडर्न इंडिया की दिशा और दशा कैसी थी। मौर्यन एम्पायर का जब टूटने की उसकी प्रक्रिया स्टार्ट होती है ना, तो उसके बाद ना नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से मैं आपको बताता रहता हूं कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है हमारे देश का, वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव रहता है हमेशा से। कभी वो शुभ समाचार लेकर नहीं आया हमारे देश के लिए, कभी भी। वेट अ मिनट। ये वाला जो हिस्सा रहता है, ये हमेशा जब भी कोई इन्वेजन हमारे देश में हुई है सिंस द टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन और इसके बाद पोस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन, हमेशा ये जो हमारे देश का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रहता है, दिस इज अ साइन ऑफ डेंजर। सेम यही हुआ अभी तक। जो अशोक जो था मौर्यन एम्पायर पे जो आराम से उसको एक्सपेंड करने के बारे में सोच रहा था, धम्म पॉलिसी को अडॉप्ट करने के बाद इसकी जो गतिविधियां थी वो पीसफुल अप्रोच पे बदल जाती हैं, शिफ्ट हो जाती है। जिसके बाद तुम अच्छे हो गए उसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा दुश्मन भी अच्छा हो गया, उसका दिल भी तुम जीत लोगे। उनको तो पावर की भूख है, और उसी पावर की भूख के तहत, उसी पावर की भूख के चलते हुआ क्या, उसका परिणाम क्या निकला। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से बड़ी सारी हमें इन्वेजन देखने को मिलती हैं। और वो इन्वेजन थी किस किस की, कि कल को अगर ये क्वेश्चन है ना कि मौर्यन एम्पायर पहले आया या फिर इनमें से कौन सा बाद में आया, तो याद रखना साक या साकास कह लो, स्काइथियंस कह लो, पार्थियंस कह लो, इंडो ग्रीक्स एंड या फिर बैक्ट्रियन ग्रीक्स के नाम से भी लोग जाने जाते थे। तो कौन कौन? साकास, स्काइथियंस, पार्थियंस, इंडो ग्रीक्स या बैक्ट्रियन ग्रीक्स एंड कुशान्स। दक्षिण भारत में अशोका की मृत्यु के बाद तब तक तो ये खामोश बैठे रहे, इनके हौसले इतने बुलंद नहीं हो पाए कि आवाज उठा पाए या आवाज को ऊंची कर सके मौर्यन एम्पायर के सामने। लेकिन दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में, सातवाहंस ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। इसके अलावा नॉर्थ में आपको शुंगास डायनेस्टी एंड कानव डायनेस्टी देखने को मिलेगी जो इमर्ज हुई गुप्ता डायनेस्टी के इमर्ज होने से पहले। और इसके अलावा कलिंग के जो रूलर्स थे छेदीस, इन्होंने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। यानी कि अशोका के मरने के बाद मौर्यन एम्पायर ध्वस्त हो गया था। वैसे भी उसने शुरू से अपने बेटे बेटियों को बुद्धिस्ट एक्टिविटीज में ही लगा रखा था अशोका ने। आपको याद है ना, धम्म महामत्तास के तौर पर या उनके साथ अलग अलग कंट्रीज में, सेंट्रल एशिया, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में धम्म पॉलिसी का प्रचार करने भेजता था। तो उनको तो कभी शस्त्र उठाने भी नहीं दिए। तो बना बनाया जो एम्पायर था जो ध्वस्त हो गया, दुश्मन जो डेरा डालकर बैठे हुए थे अशोका की मृत्यु के बाद कंप्लीट तरीके से वो हावी हो गए। और जो जो चीजें आती थी मौर्यन एम्पायर में, और चक्रवर्ती सम्राट जो अशोका को कहा जाता था, उसके बेटे बेटियों के टाइम पर ये चक्रवर्ती ना रहकर एक छोटे से एरिया में सिमट गया। और अल्टीमेटली ये नाम ही हमेशा के लिए आने वाले टाइम में गायब हो गया।
इतिहास में लेकिन अपनी जगह बनाकर बहुत गया है ड्यू टू हिट्स पॉलिसीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, मैसेजेस, और इनके खानदान के साथ एसोसिएटेड इसके दादाजी के गुरु चाणक्य या विष्णुगुप्त कह लो उनको। तो यहां पर देखो, ये आपको सारे की सारी ये टेबल देखने को मिल जाएगी। नॉर्थ वेस्ट से कौन कौन, इंडो ग्रीक्स आए, साकाज आए, पार्थियंस आए, कोशांस आए। नॉर्थ में कौन, शुंगास एंड कानव सावी थे, और साउथ में सातवाहन सावी थे। दिस डायग्राम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आपके 2 मार्क्स बचा सकता है ये, कि कौन से कहां से आए थे, जो बहुत फैक्चुअल एग्जाम्स हैं लाइक यूपीपीएससी। तो ये चीज नोट करी गई हिस्टोरियंस के द्वारा कि हालांकि जो मगध एम्पायर था, मौर्यन एम्पायर का, मौर्यन एम्पायर के रूल करने का जो प्राचीन चिन्ह था, वो खत्म हो गया एज द प्राइमरी स्टेट या प्रीमियर स्टेट ऑफ इंडिया। काफी ज्यादा जो मतलब माना जाता था पावर का सिंबल। लेकिन फिर भी आने वाले टाइम तक, कुछ आने वाले सालों तक, ये एक अच्छा खासा ग्रेट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट कल्चर रहा, बुद्धिस्ट लर्निंग का एक अच्छा खासा सेंटर रहा। ये क्वेश्चन आ सकता है मेंस में, मैं बता रहा हूं कि आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मगधन एम्पायर और द मौर्यन एम्पायर, ऑल्दो द एम्पायर सीज टू एग्जिस्ट, बट मगध कंटिन्यू टू सर्व एज अ ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग एंड लिटरेचर फॉर द कल्चर ऑफ बुद्धिज्म। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे जब आप पूरी इंफॉर्मेशन गेन कर लोगे, नॉलेज गेन कर लोगे, आपको पता लग जाएगा। फिर बात करते हैं सोर्सेस की। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस जो हमें देखने को मिलते हैं पोस्ट मॉडर्न एरा को स्टडी करने के लिए, सबसे पहले इंस्क्रिप्शंस और कॉपर प्लेट्स। कौन कौन सी इंस्क्रिप्शन और कॉपर प्लेट्स में हमें पोस्ट मॉडर्न एम्पायर जो हैं उनके बारे में देखने को मिलता है? अयोध्यन इंस्क्रिप्शन ऑफ दानदेव। अभी अगर अयोध्यन इंस्क्रिप्शन है तो कौन सी जगह की होगी? अयोध्या बिहार में है। उसके बाद पर्सिपोलिस, नक्शी रुस्तम इंस्क्रिप्शंस। ये नाम थोड़े से आपको अजीब इसलिए लगेंगे बिकॉज यू आर नॉट फेमिलियर विद, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पढ़ते ही नहीं है मौर्यन एम्पायर के आगे, वो डायरेक्टली गुप्ता पे जंप करते हैं। इस वाले नाम में इट इज जस्ट लाइक कि तमिलकम एक बार ही आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया था ना, नोट्स बना लिए थे, जो मतलब जो उस वाले बैच में थे, तमिलकम वाला जो चैप्टर जिन्होंने कर रखा है, ऐसे ही आपके लिए ये भी फेमिलियर हो जाएगा। या जिन्होंने अभी रिसेंटली मेरे साथ संगम लिटरेचर का चैप्टर करा है, मूग, तक्षशिला कॉपर प्लेट, जूनागढ़ या गिरनार इंस्क्रिप्शन, नासिक यूलॉजी और इंस्क्रिप्शन ऑफ डेरियस वन। या आगे आके आप जान जाओगे ये जगह कौन सी, एरियाज कौन से, और ये किस किस की इंस्क्रिप्शन। इसके अलावा हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि आने वाला चैप्टर जब ही प्रोसीड करेगा जान जाओगे इसके बारे में। मतलब ये आपको, ये देखो ना, एक चीज़ देखो ना शाइनी, ये सब रूलर जो हैं रूल करके गए, इनके बारे में बाद में ही तो लिखा गया होगा कहीं ना कहीं सिक्कों पर या किसी दीवारों पर या वो करके। तो जब हम इनके बारे में जान जाएंगे ना तो ये सारे बच्चे, ये हमारे बच्चों जैसे हो जाएंगे रीड करना ये। अब पता है यहाँ पर ऊट पटांग नाम आपको क्यों दिख रहे हैं? ऊट पटांग नाम इसलिए दिख रहे हैं, इस बार ही ना बहुत अलग अलग कल्चर के लोग ना, जैसे स्काइथियंस, पार्थियंस, इंडो ग्रीक्स, ग्रीक राजा वगैरह भी चले आए थे, बैक्ट्रियन ग्रीक्स। और इसलिए आपको ये ना, ये अब जैसे ये नाम कुछ अजीब से ही लग रहा होगा, ये पर्सिपोलिस, मोग, डेरियस वन, कोई हिंदुस्तानी तो नाम ही नहीं लग रहा, क्योंकि ये सारे बाहर की चमड़ी थी और इनमें से कोई कोई गोरी चमड़ी भी थी। इनके बारे में पहले एक एक करके स्टडी करेंगे, तब आपको पता लग जाएगा कि एक एक रूलर जाने से पहले हिंदुस्तान की जमीन पर, हिंदुस्तान की धरती पर क्या छाप अपनी छोड़ कर गए, किस फॉर्मेट में। ये उसी से डिराइव्ड है ये सारी इंफॉर्मेशन। हर एक चैप्टर तमिलनाडु में क्या करता है शाइनी, सबसे पहले आपने देखा होगा ना कि पहले वो एक, जैसे जो हमने उसका करा अभी संगम लिटरेचर का, पहले वो एरा वेरा सब कुछ करके टेबल बना देता है। पहले वो कहता था कि स्टूडेंट्स से कि पहले आप बेसिक तरीके से ये जान लो, ये जान लो, ट्रेलर देख लो, पहले आप टीजर देख लो, इसके बाद मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। सेम यही चीज़ कर रहा है चैप्टर में भी हमारे साथ राइटर।
ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। अशोका मौर्यन डायनेस्टी के थे। अशोका के पापा थे बिंदुसारा और उनके पापा थे चंद्रगुप्त मौर्य। वो गुप्ता एम्पायर। हाँ, अब जैसे आप देखना प्रीवियस लेक्चर में आपको दे दूंगा, तब आप उसमें देखना। जैसे ये डिबेट सबको पता है ना कि अशोक और काल अशोक में कोई लिंक नहीं है और बिंदुसार और बिंबिसार में कोई लिंक नहीं है। दोनों ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा, बहुत अलग अलग रूल एरा से बिलोंग करते हैं। ठीक है ना। हाँ, तो वही चीज़ है। तो शाइनी आपकी सारी तकलीफें मिट जाएंगी, डोंट वरी, आप लेक्चर एक्सेस करना। ठीक है। कॉइन्स सिक्कों में हमें देखने को मिलता है सातवाहन के सिक्कों में, कैडफाइसिस 2 के सिक्कों में। मैं अगेन आपको बता रहा हूं, ये नाम जो अजीबोगरीब जितने दिख रहे हैं आपको, ये ग्रीक, बैक्ट्रियन ग्रीक राजा, स्काइथियंस, पार्थियंस, ये भारत से जो लोग चले आए थे दूर दराज की यूरोपियन कंट्री से रूल करने। ये आप लोगों ने रेडी मूवी देखी होगी, तो वो अपने टीचर को मारता है, अमर चौधरी। तो वो कहता है कि तूने पेपर में सवाल डाला पोरस ने सिकंदर से कब लड़ाई करी, कह रहा मुझे जाके क्या उनकी कब्र खोदनी है। अभी पोरस सिकंदर के बारे में ये हिंदुस्तान के लड़के के पेपर में क्यों आता है? इनका भी लिंक है हमारी हिस्ट्री के साथ, हम पढ़ेंगे इसको इस चैप्टर में। अगेन बात सिंपल सी कि ये यूरोपियन कल्चर के लोग, स्काइथियंस, पार्थियंस, इंडो ग्रीक्स, बैक्ट्रियन ग्रीक्स, ये चले आते, इसलिए इनके नाम ही आपको डेरियस 1, पर्सिपोलिस, कैडफाइसिस 2, इसलिए ऐसे नाम आपको देखने को मिल रहे हैं। मैं वही तो बोल रहा हूं, आप सब लोगों के लिए नाम नए होंगे, क्योंकि अशोका के बाद तो कोई अशोका के बारे में तो पूरी कोई हिस्ट्री नहीं जानता, और अशोका के बाद सिर्फ उनकी हिस्ट्री सुनी सुनाई होती है, लोग पढ़ना ही नहीं चाहते। और यही हमारा एक प्लस पॉइंट होगा कि इससे अगर एक दो क्वेश्चंस भी आए, हमारी लीड ऐसे करते करते ना एक एक सब्जेक्ट में जो कि फ्रिंज एरियाज होते हैं बहुत हो जाती है। सिर्फ स्टैटिक के भरोसे, विदाउट डूइंग जीरो लेवल ऑफ करंट अफेयर, कोई करंट अफेयर मत पढ़ो, तब भी प्रीलिम्स क्लियर हो सकता है। कॉइन्स ऑफ कैडेफाइसिस 2 एंड रोमन कॉइन्स, बात घुमा फिरा के यही है कि रोमन, ग्रीक्स और ऐसे नाम जो हैं इस प्रकार से ऐसे। लिटरेरी सोर्सेस, पुराण, गार्गी संहिता, हर्षचरिता बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई, महाभाष्या पतंजलि के द्वारा लिखी गई, बृहस्पति कथा ऑफ गुणाधे, मध्यमिका सूत्र ऑफ नागार्जुना, बुद्ध चरिता ऑफ अश्वघोष, मालविका अग्निमित्रम ऑफ कालिदास। इनमें से कुछ कुछ नाम आपने सुने होंगे, कुछ कुछ नहीं सुने होंगे। और फॉरेन ट्रैवलर्स, चाइनीज मंक और ट्रैवलर एक आया था 6th क्लास की हिस्ट्री की जो हमने पढ़ी थी एनालिसिस, उसमें आपने सुना होगा हमें ह्यून सेंग, मैंने फोटो भी दिखाई थी इसकी उधर, तो मैंने उसके बारे में बात भी करी थी। और मैंने एक आई थिंक मैंने उस लेक्चर में क्रोनोलॉजी भी बता रखी ना कि पहले 3 चाइनीज आए थे, कि पहले कौन बाद में कौन। उसमें मैं शायद से मैं कशिश और आशिमा को समझा रहा हूँ वो चैप्टर, और दिवजोत भी है शायद से उसमें। तो तब मैंने बोला था कि वो क्रोनोलॉजी याद रखना है, ऐसा मैंने किसी चैप्टर में बोला है, मुझे याद है अच्छे से, है ना। तो फिर बात करते हैं सबसे पहले नॉर्थ में किस किस का खतरा मंडरा रहा था। अब खतरा क्या मंडरा रहा था, खतरे की तो कोई बात ही नहीं है। मौर्यन एम्पायर ध्वस्त हो गया, अब ये लोग भी अपना रूल स्टैब्लिश करने आए हैं। तो सबसे पहले अब हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, हिंदुस्तान को बांट देते हैं ऐसे करके, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और ये नॉर्थ वेस्ट, 5 हिस्सों में बांट देते हैं। और सबसे पहला हिस्सा हम पढ़ते हैं नॉर्थ में क्या चल रहा था। तो हम ये देखने वाले हैं सबसे पहला टॉपिक कि उत्तर भारत में उस टाइम पर कैसी लहरें चल रही थी, रूलर्स की कौन कौन थे। तो सबसे पहले रूलर जो आपके सामने आते हैं, शुंगास। एंड यू शुड बी वेरी एक्साइटेड टू रीड दिस टॉपिक। स्टेट पीएससी में भर भर के सवाल होते हैं इससे। अमित बताओ, पूरा यूपी पीएससी जो है अशोका वशोका मेजर टॉपिक्स को ना उठाकर इन फ्रिंज एरिया से नहीं पूछता बहुत ज्यादा टॉपिक, किसका बेटा बताओ कौन था, ये वॉर किसने लड़ी थी, वो किसने लड़ी थी, इनका कैपिटल कौन, ऐसे ऐसे रूलर्स जिनके नाम
जर्नली, क्योंकि लोग पॉलिटी करंट अफेयर पे इतना टाइम वेस्ट करते हैं, तो लिखे तो होते हैं, पता भी होता है उनको सुंग पीरियड का ये या किसी पीरियड का ये, लेकिन क्रोनोलॉजी नहीं पता होती है ना। बहुत क्वेश्चन नहीं होते हैं एंशिएंट और मेडिवल के ऊपर, गेम नहीं होता यूपीपीएससी को क्लियर करने के लिए पूरा पूरा गेम, साइंस एंशिएंट और मेडिवल, सिर्फ 3 पिलर्स होते हैं उत्तर प्रदेश के प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए। डिफिकल्ट क्या होता है, एक तो डेट्स का गेम, रूलर्स का गेम, बैटल्स का गेम, प्रॉपर क्रोनोलॉजी और बहुत फैक्चुअल कंटेंट, इन 3 सब्जेक्ट से। कि अगर उसने कोई केमिकल पूछ लिया जो कि किसी एक पाया जाता है किसी चीज में, या ऑक्सीटोसिन है या लैक्टिन है या कोई लैक्टिक एसिड है, अगर वो नहीं पता तो 0 ही मिलेंगे और वो हाथ से जाएगा। लास्ट मौर्यन एम्पायर जो था, बृहद्रथ, हमने जिसके बारे में पढ़ा था मौर्यन एम्पायर में, इसको एसेसिनेट कर दिया गया था इसके जनरल पुष्यमित्र सुंग के द्वारा। यहीं पर कहानी हमने खत्म करी थी ना, वो चैप्टर वाइंड अप हो गया था हमारा मौर्यन एम्पायर का, ये लाइन पढ़ने के बाद। इसी ने डायनेस्टी अपनी स्टैब्लिश करी थी, शुंग डायनेस्टी इन मगध, शुंग डायनेस्टी इन मगध। और शुंग डायनेस्टी का जो पर्सन था वो था पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग। इसने पाटलिपुत्र को अपनी कैपिटल बनाया। ये नाम अक्सर आपने सुना तो होगा, लेकिन आज आपको ये पता लग गया यही वो पर्सन था जिसने लास्ट मौर्यन एम्परर बृहद्रथ का मर्डर करके अपने सरनेम के बेसिस पर, नाम था जैसे मेरा नाम दीपांक दुबे है, शाइनी डे है, अमित दुबे है, ऐसी फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी के असैसिनेशन कर दें हमें, तो हम दुबे डायनेस्टी बना सकते हैं। ठीक है, पुष्य कह रहा पुष्यमित्र शुंग, तो शुंग डायनेस्टी बनाई, इसने कैपिटल बनाया पाटलिपुत्र को। पुष्यमित्र का जो किंगडम था वो वेस्टवर्ड एक्सटेंड होता है और उसमें इंक्लूड होता है उज्जैन और विदिशा। दोनों की दोनों जगह कहां पर है, कौन से राज्य में? हाँ, और विदिशा कहां पर है? यू शुड नो दिस। पुष्यमित्र किंगडम एक्सटेंड होता है वेस्टवर्ड। ये वाली बात कोई नई बात तो नहीं है, ये वाली बात कोई नई बात तो नहीं है। अशोका भी बैठकर मगध पाटलिपुत्र से जो रूल करता था बैठकर, लेकिन क्या उसने उज्जैन को नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर रहने के लिए और तक्षशिला को, मतलब मिडल ऑफ द इंडिया को देखने के लिए उज्जैन को अपनी कैपिटल बनाना और तक्षशिला को नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर गार्ड करने के लिए अपनी दूसरी कैपिटल बनाना, क्या ऐसा नहीं करा था? और अपने खानदान के लोगों को वहां का गवर्नर नहीं बनाता था क्या? बनाता था कि नहीं? He successfully repulsed the invasion of Bactrian king मिनांदर। अब इसको कई लोग मिनेंडर भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, जैसे बाहर का है ना, ये बाहर से लोग आए थे तो इसको मिनेंडर भी बोलते हैं, हम मिनांदर बोल के चलेंगे इसको। इसने उज्जैन और विदिशा पर अपनी किंगडम जो है वो एक्सटेंड करने की कोशिश करी। इसके पुष्यमित्र शुंग के रूल के टाइम पर एक इन्वेजन हो गई थी बैक्टीरिया। इसको प्लीज एक बात ध्यान रखना, बैक्टीरिया मत लिखाना कहीं पर जाकर, पूरा गेम खराब हो जाएगा और एग्जामिनर का पूरा मूड खराब हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्पेलिंग बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया। ठीक है, क्या BACT ही आ रही है। ठीक है, हाँ, बैक्ट्रियन किंग मिनांदर। लेकिन मिनांदर जो था ना, नॉर्थ वेस्ट से तो खदेड़ा गया, लेकिन ये जगह क्या मैं कह सकता हूं कि नॉर्थ वेस्ट के बिल्कुल पास ही है, अफगानिस्तान में ही और पाकिस्तान में ही है, काबुल एंड सिंध, वहां तक तो इसने मैनेज कर लिया। यानी कि इसका सीन कैसे इमेजिन कर सकते हो, चेष्टा पद्मावत देखी है? पद्मावत देखी चेष्टा? आप लोगों ने एक चीज देखी है, अलाउद्दीन चित्तौड़ की दीवारों तक तो नहीं पहुंचता, लेकिन सामने डेरा डालकर बैठ जाता है बिल्कुल उसके बॉर्डर पर, मतलब चित्तौड़ की मतलब एंट्रेंस पर। आप ऐसे ही समझ लो कि नॉर्थ वेस्ट जो भारत का एंट्रेंस है ना, मिनांदर अंदर तो नहीं घुस पाता शुरू शुरू में, लेकिन काबुल सिंध तक पहुंच गया है। अब शुरू करते हैं अपना रियल गेम एनालिसिस का। क्या इसके नॉर्थ वेस्ट के दरवाजे तक पहुंचने का मतलब और संकेत मैं ये मान लूं कि पुष्यमित्र शुंग रेस्ट नहीं कर सकता?
रेस्टलेस थी रहेगा? कि अभी भी इसको खतरा है कि मिनांदर दूसरी बार भी इन्वेजन करने का सोच सकता है? क्या मैं ये भी मान लूं इस चीज से कि शुंग डायनेस्टी को खतरा है बैक्ट्रियन एम्पायर से, किसी भी वक्त वो हिंदुस्तान पर कब्जा कर सकते हैं? अब क्या इससे मैं ये एनालिसिस निकाल लूं कि ये जो दौर चल रहा है, ये जो एरा चल रहा है, इसमें हिंदुस्तानी शासकों से ज्यादा बाहर के शासक आकर एक एक हिंदुस्तान में डेरा डाल रहे हैं और वो दूसरे शासकों को आने से रोक रहे हैं? क्या मैं ये मान लूं कि ये वैक्यूम एक बन गया इंडिया में, जिसमें हिंदुस्तान के रूलर्स कम दिखेंगे और बाहर से आने वाले कब्जा करने वाले ज्यादा दिखेंगे, जो कि अन्य लोग जो बाहर से आ रहे होंगे उनको आने से रोकेंगे? क्या मैं इसको इंडियन रूलर्स के लिए वैक्यूम पीरियड मान सकता हूं इस पोस्ट मॉडर्न एम्पायर को? ये मैंने आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया स्टेट पीएससी के लिहाज से। इंडियन रूलर सबसे ज्यादा कब कम देखने को मिलते हैं हमें पोस्ट मॉडर्न टाइम पे? मतलब आप ये लड़ाई देख रहे हो ना कि बाहर और उनके बीच में है, ये इन्वेडर्स तो हैं, लेकिन अब एक बात बताओ, ये नाम कहीं से भी मुसलमानों शासकों के हो सकते हैं क्या, या हिंदू शासकों के? कैडिफाइसिस 2, डेरियस 1, पर्सिपोलिस, बताओ, कहीं से भी रिलेट नहीं कर सकते ना नामों को? क्या क्या ये वैदिक संस्कृत के नाम या उर्दू नाम या अरेबिक नाम या पर्शियन नाम, ऐसे कुछ नाम है क्या ये? या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम दिख रहे हैं? और ये तो हम लॉजिक लगा ही नहीं सकते। इतना तो पर्सन को पता है, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति को, कि जो यूपीएससी का प्रीलिम्स देने बैठा है, कि शुंग डायनेस्टी कौन सी डायनेस्टी, एंशिएंट की है, मेडिवल की या मॉडर्न की है? पुष्यमित्र शुंग ने उसके बाद एक अटैक को और रोका, एक आक्रमण और हुआ था इसके ऊपर। कलिंग का जो राजा था खरवेला, इसने अटैक करने की कोशिश करी थी और पुष्यमित्र शुंग ने इसके अटैक को भी रोक दिया था। यानी कि अगर आपसे यह पूछा जाए इनमें से कौन सा ऐसा राजा था, चेष्टा सुनना अभी ध्यान से, इनमें से कौन सा ऐसा राजा था जिसने बैक्ट्रियन अटैक को रोका था और कलिंगा फोर्सेस को रोका था और उनके अटैक को, उनके इन्वेजन को सक्सेसफुल नहीं होने दिया था? वैसे इन्वेजन वर्ड हमेशा बाहर से होता है, लेकिन हम अटैक वर्ड अगर यूज करें या इन्वेजन साथ में यूज करें, या हम ऐसा कहते हैं कि किसने मिनांदर को और खरवेला को इनमें से रोका था, तो आंसर क्या होगा? पुष्यमित्र शुंग। अब क्या अगर यूपीपीएससी में हमें ये क्वेश्चन आए तो आज के बाद ये क्या कर पाओगे कि इनमें से कौन से एक दूसरे के कंटेम्पररी हैं, मिनांदर, पुष्यमित्र शुंग एंड खरवेला? बनते जा रहे हैं कि नहीं बनते जा रहे हैं क्वेश्चन? देखो, इस बार तुम हमें देखकर देखना है, कोई सा भी भले स्टेट पीएससी है, आप में से कोई भी लोग देख कर देखना, आपको लीड ना मिले ना तो फ्री में ले लेना मुझसे फाउंडेशन कोर्स से, आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। और आप लेवल देखो, हम ये 6ठी क्लास से कर रहे हैं तमिलनाडु से। दिक्कत हमारी क्या होती है, लोग मेहनती हैं लेकिन हमारी एनसीईआरटी में गिवे नहीं कहा है कुछ भी। ही ऑल्सो कॉन्कर्ड विदर्भ, ही ऑल्सो कॉन्कर्ड विदर्भ। पुष्यमित्र शुंग की बात चल रही है यहां पर। ये वैदिक रिलीजन का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर था। अगर वैदिक रिलीजन का सपोर्टर था तो क्या मैं ये मान लूं जितने भी फेस्टिवल्स हैं इनको मनाता होगा, कोई भी पूजा रीति रिवाज प्रथा होती होगी उनको फॉलो करता होगा, और हफ्ते में 2 से 4 दिन हवन जरूर करवाता होगा अपने घर में? और उस टाइम पर जो सेक्रीफाइसेस होते थे, हमारे फेमस सेक्रीफाइसेस जो हमने पढ़े हैं, इसको तो हम भूल ही नहीं सकते। अश्वमेध यज्ञ, हॉर्स सेक्रीफाइस करता था अपनी इंपीरियल अथॉरिटी को साबित करने के लिए। इसमें 2 चीजें आप सभी को याद है जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ सुना था मुझसे। घोड़े के गर्दन पर एक कट मारा जाएगा, उसको भागने के लिए छोड़ा जाएगा, कोई उसके साथ नहीं जाएगा। अगर किसी रूलर ने उसको रोका, अगर किसी रूलर ने उसको रोका तो यानी कि उसको युद्ध लड़ना पड़ेगा जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया है उससे। हारने के बाद उसकी पूरी टेरिटरी इसकी हो जाएगी, और अगर नहीं रोका तो इसका मतलब वैसे भी तुम राजा के सामने झुक गए। अब जिसको हराया गया या जिसको रोका गया, जब अश्वमेध यज्ञ में हवन वगैरह होगा, पंडित वगैरह आएंगे, वो हारे हुए रूलर्स या फिर सुप्रीमेसी या फिर अथॉरिटी माने हुए रूलर्स क्या सजदा करके गर्दन झुकाकर उनके हवन में शामिल होंगे, उनके खानदान वालों से मिलने आएंगे तोहफे वगैरह लेकर के? नहीं।
क्या ये चीज जनपद और महाजनपद के टाइम पर स्टार्ट हो गई थी अशोका से पहले ही, अश्वमेध यज्ञ की परंपरा? तो देखो क्रोनोलॉजी बनती जा रही है कि नहीं बनती जा रही है? हमें टफ है कुछ भी, क्या बताऊं? जिनको थोड़ा सा स्टोरी क्लियर करने में दिक्कत हो रही है, लग रहा है थोड़ा सा टफ है, क्रोनोलॉजी वाइज एंशियंट हिस्ट्री से मेरे पहले लेक्चर से प्लेलिस्ट से करने की कोशिश करना, उसके बाद ही ये चीज़ समझ में आ पाएगी। अगर अभी ये चीज़ समझ में नहीं आ पा रही है, कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे हो जाते हैं जिसके लिए आपको पुरानी स्टोरी जाननी पड़ती है, उसको भी पैरेलली साइमल्टेनियसली लेकर चलो तो आपको ये स्टोरी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। क्या मैंने शुंग पीरियड के बारे में जितनी बातें बताई, पुष्यमित्र शुंग के बारे में अभी तक जितनी बातें बताई, क्या ये क्लियर है आपको? हम लोगों ने एक चीज देखी थी, सांची स्तूपा। चेष्टा कहां पर है? अरुणा कहां पर है सांची स्तूपा? कौन से स्टेट में? बाकी लोग बताओ कहां है सांची स्तूपा? मध्य प्रदेश में। ये तुम में से किसी को नहीं पता? अच्छा, एमपी लिख दिया आपने, बोला करो भाई। अब मैं क्या तुम्हारे उसके लिखने के लिए क्या ये ऐसे बार बार करके देखूंगा? ड्यूरिंग द शुंग पीरियड जो पत्थर था उसको रिप्लेस कर दिया गया वुड से। पहले पत्थर की रेलिंग्स बनती थी सांची स्तूपा वगैरह के जो गेटवेज थे, इवन भारत स्तूपा जो था वहां पर। ये आप मुझे बताओगे लेक्चर के बाद, वेयर इज भारत स्तूपा? भरूट स्तूपा भी बोलते हैं इसको, प्रोनाउंसिएशन डजंट मैटर, एग्जाम निकालना हमें। जो रेलिंग्स बनाई जाती थी स्तूपास की, पहले पत्थरों से बनाई जाती थी, उसको वुड से रिप्लेस कर दिया गया। तो क्या अब मैं जितनी अभी तक इज्जत देते चला रहा था शुंग डायनेस्टी को, हमें से ये बोल सकते हैं भिखमंगा सुअर कहेंगा, पत्थरों को हटा दिया लकड़ी से? तो ये ऐसे याद रखना कि भिखमंगा सुअर डायनेस्टी कौन सी थी जिसने स्तूपास की पत्थर की रेलिंग्स को रिप्लेस कर लकड़ी की रेलिंग्स लगाना वहां पर शुरू कर दी थी। पत्थर की रेलिंग ज्यादा सर्वाइव कर सकती है या फिर लकड़ी की? बताओ जरा। बारिश से ज्यादा खराब क्या होगा, लकड़ी के पत्थर? दीमक किस पे लगेगी, लकड़ी के पत्थर? ये देखो, जो प्रदक्षिण पथ होता है स्तूपा में जिसमें चक्कर काटे जाते हैं, ऐसे चक्कर काटे जाते हैं, उसमें ये जो होती हैं ये रेलिंग्स होती हैं। ये अभी आपको प्योर पत्थर की दिख रही है, इसी को लकड़ी से रिप्लेस कर दिया गया था। आज के टाइम में भारत की सरकार ने जब रिजुविनेट वगैरह वगैरह करवाया, अशोका की परंपरा वगैरह को कायम रखने के लिए, सांची स्तूपा के स्ट्रक्चर को कायम रखने के लिए, तब जाकर पत्थर का काम दोबारा इस पर फिर से हो गया। लेकिन ये सब कुछ ना ऐसी सारी चीज़ें, वैसे रेलिंग ये नहीं होता, इसको गेटवेज कहते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गेटवेज और रेलिंग्स दोनों की दोनों, यानी कि जो ये पत्थर दिख रहा है आपको इधर भी, ये गेटवेज पर भी, और ये रेलिंग्स में भी। और ये जो रेलिंग्स है, ये जो रेलिंग्स है ये इसको लकड़ी की कर दिया गया था, ठीक है? तो ये चीज़ है, ये उससे बना दिया गया था, दोबारा लकड़ी से बना दिया गया था रूलर्स, इसके द्वारा, शुंग रूलर्स के द्वारा। पहले ये पत्थर का ही हुआ करता था, ठीक है? अब ये रेलिंग्स में जो जो ये जो प्रदक्षिण पथ है, इसके इर्द गिर्द दो चक्कर लिए जाते हैं। इसके लिए पद्मावत मूवी में सीन में ये बुद्धिज़्म की फॉलोअर होती है दीपिका पादुकोण, पद्मावती। ये देखो जैसे ये चक्र काट रही है और ये घुमा रही है, ऐसी किसी भी स्तूप में, चाहे सांची स्तूप है चाहे कुछ भी हो, ऐसे चक्कर काटे जाते हैं बुद्धिस्ट मॉन्क्स के द्वारा। इससे हवा का वातावरण ना क्लीन करके
हवा में जो भी नेगेटिविटी होती है ऐसा माना जाता है इसको भगाकर जब भी आप एफर्मेशंस देते हो ना कुछ बोलते रहते हो, वो मुराद बहुत जल्दी पूरी होती है। देखो इसने कुछ एफर्मेशंस मारी, उसके बाद उन एफर्मेशंस को, मैं जो आपको पानी वाली ट्रिक अक्सर हर किसी को बताता रहता हूँ, देखना, एफर्मेशंस मारी इसने, वो पानी के अंदर अब कुछ भी बोला, टोना टोटका करोगे मेरा हो जाए या इसके घाव भर जाए, और पिला दिया। ये ऐसा पावरफुल पानी बनाया जाता है। ये भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक ये पार्ट होता है। और ये चीज़ जो है ना बुद्धिस्ट चांटिंग करते करते यूज़ करी जाती है। कोई भी चीज़ चांटिंग करते करते, इवन जो तारा देवी होती हैं बुद्धिज़्म के साथ एसोसिएटेड होती हैं, और या फिर नम म्योहो रेंगे क्यो, जो एक बुद्धिस्ट मंत्रा होता है। अगर बोला जाता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, को आपका कोई गोल है, आपको पैसे चाहिए, कुछ भी चाहिए, अगर आप उस मंत्र को बहुत बार बोलते हो, ये नम म्योहो रेंगे क्यो, नम म्योहो रेंगे क्यो, ठीक है, मतलब विद ऑल द प्योरिटी आई एम यूनिवर्स, आई एम टेलिंग यू दिस टू फुलफिल माई दिस एफर्मेशंस वगैरह वो करके, तो उसके साथ साथ अगर ये घुमाओ तो ये मतलब होता है, ये बुद्धिस्ट सिंपल ही है, लेकिन इसको कोई भी मतलब वो कर सकता है। जनरली एक पाथ लेते हुए, जैसे हम लोग फेरी लगाते हैं भगवान जी की, ये ऐसे करा जाता है, ठीक है। और इवन इवन रेडी मूवी में जो गाना है हमको प्यार हुआ पूरी हुई दुआ, उसके अंदर भी एक जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री दिखाई गई है, तो उसमें भी आपको देखिएगा ये बुद्धिस्ट चैंटिंग यूज़ करते हुए ये इंस्ट्रूमेंट, ये देखो बुद्धिस्ट ऐसे चैंट करते हैं, ये देखो पीछे। देखो शाइनी, आपका जो ये डाउट है कि अशोका जो है वो लास्ट रूलर था, लास्ट रूलर नहीं, लास्ट पावरफुल रूलर था। जैसे एक बार बताओ, हम लोग जनरली जब मुगल एम्पायर पढ़ते हैं तो हम लोग एक एब्रीविएशन पढ़ते हैं, भाजसा, सबको याद है ये वाली, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, खत्म। लेकिन क्या औरंगजेब बिल्कुल लास्ट था? बहादुर शाह जफर टू सुनते हैं हम तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, उसकी दाढ़ी पकड़कर खींचकर रंगून ले गए थे उसे, और उसके बेटों को मार दिया गया था, उसके बाद मुगल एम्पायर का वंश खत्म, बहादुर शाह जफर टू। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसके बाद तो बस इनका जो स्टॉक मार्केट का जो प्राइस था काइंड ऑफ, वो गिरता चला गया। ऐसी अशोका के बाद जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोका द ग्रेट, इसके बाद ग्राफ गिरते हुए चला गया, क्योंकि ये भाई साहब पहले तो बहुत अच्छे थे। अच्छा नहीं कहना चाहिए, मतलब सुनने वालों को पता नहीं क्या लगेगा, पहले मतलब एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी करना, इसके ऊपर ब्लेम भी लगाए जाते हैं कि सत्ता की इतनी भूख थी, एक रात में अपने 99 भाइयों को मार दिया था। एक भाई बहुत छोटा सा था, इसके पापा ने बड़ी सारी शादी, ऐसा कहा जाता है, इसके ऊपर डिबेट है लेकिन बड़ी सारी स्टोरियंस की, कि बिंदुसार ने बहुत शादियां करी थी, और 99 मतलब इसके 99 भाई थे कुल मिलाकर, बस एक छोटा था वो बच्चा था जो कि जस्ट पैदा हुआ था कुछ दिन पहले, कुछ महीनों का था, उसको छोड़ दिया था। लेकिन एक रात में सारे अपने भाइयों का कत्ल कर दिया था इसने, बहुत क्रूर था। लेकिन लेकिन जब कलिंगा में बहुत सारी औरतों को विधवा होती हुई देखता है, बहुत सारे बच्चों को नाथ होते हुए देखता है, तो हृदय परिवर्तन इसका हो जाता है। और क्या ऐसा कहा जाता है कि अशोका के 99 भाई थे, और इसलिए ताकि वो गद्दी पर ना आ सके, कल को डिस्प्यूट ना हो, तो उसने सबको खत्म कर दिया था एक ही रात में अशोका ने। इवन अपनी माओ वगैरह को भी मार डाला था, कहीं तो ऐसे भी कहते हैं। लेकिन ये मतलब एक चीज ना, ये शॉर्ट शॉर्ट क्रिस्टल के तरीके से ये चीज नहीं है। जैसे याद है हड़प्पा के डिक्लाइन के पीछे बड़ी सारी थ्योरी दी जाती है कि ड्रॉट थ्योरी, फ्लड थ्योरी, लेकिन अमित हम ड्रॉट थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सूखा कहां पड़ा था बताओ वहां पर, बहुत डिस्प्यूटेड है ना। लेकिन अब अगर ये थ्योरी, लेकिन अगर हमारी बुक में लिखी जाती है तो किसी हिस्टोरियन ने तो पॉइंट दिए होंगे इसको प्रूव करने के लिए, कुछ ना कुछ तो है ना, यही चीज है। ओके शाइनी, डाउट क्लियर? तो ऐसा ही है कि मतलब लास्ट पावरफुल रूलर था, लास्ट रूलर बृहद्रथ था। जैसे औरंगजेब के बाद मुगल एम्परर और भी थे, लेकिन उनमें ना उनकी गर्दन इतनी मजबूत थी ना इरादे। पुष्यमित्र जो है, उसके बाद इसका बेटा गद्दी पर, राजगद्दी पर बैठता है, जिसका नाम होता है अग्निमित्र। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत कर लेना अपने आप को, ये अग्निमित्र बंदे का नाम है। मालविका अग्निमित्र कालिदास के द्वारा लिखी गई एक किताब है।
यूपीएससी ने बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था साल 2017 में कि इनमें से क्या एक लव स्टोरी दर्शाता है एक मर्द और औरत की। और कई लोगों ने लॉजिक मारा था, जिनको बहुत सारे टॉपर्स ने भी, इवन सिंगल डिजिट रैंकर्स ने भी विजन के पोडियम पर आकर ये वाली चीज़ बोली थी कि हमने इन टर्म्स को अलग कर दिया था। लॉजिक ये मारा था कि मालविका किसी बंदी का नाम लग रहा है और अग्निमित्र किसी बंदे का नाम लग रहा है, तो विमेन और मेल। जबकि लॉजिक ठीक था, जिन्होंने इस लॉजिक से करा था उसका ठीक हो गया था। लेकिन देखो, ये हरकतें मत करना। लोग कहते ज़रूर है, अब जैसे यूपीएससी ने एक बारी कुछ साल पहले एम स्ट्राइप्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा था एनवायरनमेंट से रिलेटेड कि ये सरकार ने किस कंटेक्स्ट में यूज़ कर रखा है। तो अब लोगों को लगा कि स्ट्राइप्स दे रखा है और वहाँ टाइगर ऑप्शन था, या पता नहीं क्या ऑप्शन था, टाइगर ही था। और वो ऑप्शन ठीक था, जिन्होंने लॉजिक से मारा कि स्ट्राइप्स तो टाइगर में होती है और उसको टिक कर दो। ये चीज़ें, इसका मतलब प्योर तरीके से पर्सन जो है ना वो गैम्बलिंग कर रहा है। ये चीज़ें जस्ट बिकॉज ठीक हो जा रही हैं और तुम्हारा क्लियर हो जा रहा है तो तुम कुछ भी बोल रहे हो, ऐसा काम नहीं होता है। क्योंकि बाकी लोग फिर मूर्ख थोड़ी ना है कि जो लॉजिक मारकर आते हैं और उनका क्लियर नहीं होता। इसलिए तो अब एक्सट्रीम वर्ड्स को एलिमिनेट कर कर दिखा दो जरा यूपीएससी के अब जो पेपर आते हैं, अब करके दिखा दो जरा। अगर इतने आसान ऑप्शंस अगर दिखते हैं तो कि इसको एलिमिनेट करेंगे, ऑल देखेंगे, एनी देखेंगे, इसको तो हटा ही देंगे। दिस, और ये बंदे का नाम है, मैं वही बता रहा हूँ, ये बंदा है, ये बुक है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। अग्निमित्र जो है इसको बोला जाता है कि ये ही हीरो है कालिदास के मालविका अग्निमित्र का। लेकिन मैं फिर से इसलिए बताई थी मैंने वो वाली बात आपको पहले, ये बंदा है, ये बुक का नाम है। ये जो ड्रामा है ये हमें दिखाता है अग्निमित्र का एक बेटा था, उसकी विक्ट्री के बारे में। ये पूरा ड्रामा जानते हो ना, ड्रामा प्ले, स्टेज प्ले काइंड ऑफ। द ड्रामा ऑल्सो रिफर्स टू द विक्ट्री ऑफ वासुमित्र, अग्निमित्र का बेटा था। इसने ग्रीक्स के ऊपर विजय प्राप्त करी थी सिंधु रिवर की बैंक्स पर। अब ये सिंधु रिवर क्या है? सिंधु रिवर क्या है? इंडस रिवर। इंडस इज सिंधु, ठीक है। इसको नॉर्थ वेस्ट से आने से इसके फ्रंटियर को रोक दिया गया था, ब्रेक लगा दी गई थी, ठीक है। आने वाले लेकिन जो सक्सेसर जो शुंग डायनेस्टी से जो गद्दी पर आकर बैठे, उनको कॉन्स्टेंटली थ्रेट्स फेस करने पड़े फ्रॉम इंडो ग्रीक्स, इंडो बैक्ट्रियंस एंड इंडो पार्थियंस। ये बाहर से ही थे, ग्रुप था, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इनसे, लेकिन थ्रेट फेस करने को मिले। और बड़े सारे, आप ये कहोगे ये थे कौन, बड़े सारे लोग डायरेक्ट यूरोप से चले आ रहे थे कब्जा करने, लाइक ग्रीक्स। ग्रीक्स कहां से आएंगे बताओ जरा? ग्रीस से ही तो आएंगे। ग्रीस कहां पर है? बस सुंग डायनेस्टी लेकिन इतना कुछ झेलने के बावजूद भी लगभग सक्सेसफुली पूरे 100 साल तक कंप्लीट कर लेती है, अपने आप को टिक लेती है भारत में। और लास्ट शुंग का जो राजा था वो था देवभूति। क्या अब मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि अगर कभी क्रोनोलॉजी आई तो आप जो भी हमने पढ़ा था जनपद से लेकर महाजनपद तक, और उसमें हमने अशोक के खानदान का लास्ट वंश बृहद्रथ, उसके बाद इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि कभी शुंग डायनेस्टी के बारे में आया तो आप एटलीस्ट इसको तो एक्सट्रीम मान ही सकते हो अपने दिमाग में कि पुष्यमित्र शुंग से शुरुआत हुई थी और देवभूति पे जाकर खत्म हुई। ऐसे ऑप्शंस एलिमिनेट होते हैं। आपको एक लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है कि मैं अपनी अलमारी पर, अपने वॉशरूम पर एक लिस्ट बना दूंगा और पूरे के पूरे में हड़प्पा से लेकर कौन कौन कब कहां कहां तक आया। ऐसे कभी खत्म नहीं हो पाएगी हिस्ट्री, ना ऐसे कभी याद हो पाएगी। कहानी समझो, एनालिसिस समझो, किसने क्या करा, कब कौन पहले आया, वो क्या पहले आया। जब पर्सन को इतना ही नहीं पता है कि पुष्यमित्र जो शुंग था वो मौर्यन वंश के लास्ट, उनके जो बेटा था, जो भी मतलब रह गया था बृहद्रथ, उसको खत्म करने के बाद आया, और पर्सन वहां बैठ के सोच रहा है कि चंद्रगुप्त पहले आया या पुष्यमित्र शुंग पहले आया, तो यू कैन इमेजिन द लेवल ऑफ प्रिपरेशन
कि जाना है लबासना, बनना है करेक्टर, और औकात देख लो कि ये बैठकर सोच रहा है पर्सन। और ये वाली बात इतनी फोर्सफुल तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी चीज़ को लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अटेम्प्ट में आप रुकोगे उस साल, एक साल आपका बर्बाद होगा, एक साल कोचिंग की फीस आपकी जाएगी खराब। ये निकल एग्जाम से निकलने के बाद तो इंस्टीट्यूट तो कुछ भी कह देंगे कि दिस मतलब एरिया इज नाउ अपियरिंग टू बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन। क्या कर लोगे उनका? और एग्जाम से पहले पहले वही सेम उन्हीं के मुंह से, उन्हीं का मुंह फट रहा होगा ये बोलने के लिए कि इंपॉर्टेंट एरियाज पे फोकस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करो। कुछ नहीं होता प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आपके हाथ में एक बुक है, बुक के कवर के नाम से लेकर लास्ट कवर तक जहां गत्ता लगा रहता है आपको पूरी पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये तो किसी का बाप नहीं बता सकता कि इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से हैं। आते तो है 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर यूपीएससी वगैरह, एक एक हफ्ते पहले वीडियोस, क्यों नहीं हो जा रहा उनसे? फिर इंसान लास्ट तक उन्हीं का वेट कर ले कि इन 100 एरियाज को कर जाऊंगा मैं। इकोनॉमिक्स में मानता हूं नेशनल इनकम और गवर्नमेंट बजट, मनी एंड बैंकिंग, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन 4 एरियाज के अलावा कभी क्वेश्चन नहीं आए। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम कुछ भी ना पढ़े इकोनॉमिक्स में इन 4 एरियाज के अलावा? तो इसको मार दिया गया था इसके खुद के मिनिस्टर के द्वारा, भाई वासुदेव कानव। खानदान ने जहां से शुरुआत करी थी, खानदान ने जहां से शुरुआत करी थी, भगवान के घर में देर थी लेकिन अंधेर नहीं थी। लास्ट वंश के साथ भी वही हुआ। तूने तूने बीइंग अ जर्नल ऑफ बृहद्रथ इसका असैसिनेशन करा था। तेरे खानदान के लास्ट चिराग भी बिल्कुल सेम ऐसी गद्दी से हटा। ही वॉज ऑल्सो किल्ड बाय हिज ओन मिनिस्टर वासुदेव कानव। ऐसे कनेक्ट करना होता है। और वासुदेव ने स्टैब्लिश करा था द रूल ऑफ कन्वर डायनेस्टी इन मगध। कॉमन चीज ये है कि मगध, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आज तक इनमें से किसके रूलर्स ने 7 ऑप्शन हो, 5 ऑप्शन हो कि किस को मगध की कैपिटल बनाया। ये चीज़ें आपको अलग से नोट्स बनाने पड़ेंगे, इसकी लिस्ट बनानी पड़ेगी, चिट्ठा बनाना पड़ेगा। लाइक ये वासुदेव मगध का राजा रहा है, पुष्यमित्र शुंग रहा है, इसने भी मगध को बनाया था, ठीक है, अशोक ने बनाया था, या किस किस ने भी बनाया हो, आपको ये पूरी लिस्टिंग ऐसी पता होनी चाहिए। पाटलिपुत्र और मगध की तो पता ही होनी चाहिए। ये 2 एरियाज तो मतलब आपको इनके बारे में तो सब कुछ ही पता होना चाहिए। शुंग डायनेस्टी के बारे में हमने देख लिया। अब इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी। शुंग डायनेस्टी ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा गैंजेटिक वैली को डिफेंड करने में, कि यहां पर कभी भी घुसपैठ ना हो जाए बैक्ट्रियन ग्रीक्स की। इनको तो हमेशा संभाल के रखा। जो पुष्यमित्र शुंग था और इसके जितने भी खानदान के जो सक्सेसर्स रहे हैं, वैदिक प्रैक्टिसेस आपने देखा होगा कि बड़े टाइम से, लेटर वैदिक एज के बाद से तो ज्यादा मतलब कोई रूलर्स वगैरह उसके बारे में बात करता ही नहीं है। अशोका ने कहाँ वैदिक प्रैक्टिस के बारे में बात करी है? तो सब धम्म वगैरह पे मानते थे। और बुद्धिज्म जैनिज्म में तो सबसे ज्यादा इसी को क्रिटिसाइज करा गया था। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि हमें कि वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध के आने के बाद जो वैदिक प्रैक्टिसेस थी उनके बारे में चर्चा बिल्कुल ही दब कर रह गई थी? सब लोग ज्यादातर जैनिज्म और बुद्धिज्म के नारे गाने लगे थे। या अगर हिंदुज्म की प्रैक्टिस होती भी थी तो जो वैदिक लिटरेचर में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में जो तंत्र मंत्र, जो अश्वमेध यज्ञ की जो परंपरा है, हवन करने की जो परंपरा है, ये दबकर रह गई थी कहीं ना कहीं। इसको रिवाइव करने का काम इसने करा। एंड ये क्वेश्चन पेंडिंग है, ये आ सकता है कि वैदिक कल्चर आफ्टर पोस्ट वैदिक एज या लेटर वैदिक एज दोबारा किसने रिवाइव करा है हिंदुस्तान में? और ऑप्शंस आपके सामने बड़े खतरनाक खतरनाक आ सकते हैं। वासुदेव, पुष्यमित्र शुंग, विदर्भ, खरवेला। तो आप क्या कहोगे? दिस क्वेश्चन इज नॉट टू बी अटेम्प्टेड, छोड़ के चलो, थोड़ी सी मेहनत कर लो, उसमें 2 नंबर मिल जाएंगे। तो क्या पता कोई अच्छा पॉलिटी का भी क्वेश्चन जिसको सब लोग कर रहे होंगे, अगर आपसे कोई गलती हो गई होगी तो ये नंबर वहां कंपनसेट हो जाएंगे आपके। और इन्होंने वैष्णविज्म को प्रमोट करा, विष्णु भक्ति को। और विष्णु भक्ति के फॉलोअर्स को मेडिवल इंडिया में हम लोग क्या बोलते हैं? मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, V इज इक्वल टू A, अलवर्स बताया था ना। और सेवा भक्ति वाले नेयर्स। संस्कृत ग्रेजुअली गेन्ड प्रोमिनेंस और वो कोर्ट लैंग्वेज बन गई थी इन सभी राजाओं की, स्पेशली पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे संस्कृत कोर्ट लैंग्वेज थी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत रेयर चीज है ये। हम तो जनरली अक्सर यही सुनते आते हैं ना एंशिएंट हिस्ट्री में, अशोका के टाइम से पाली प्राकृत, पाली प्राकृत।
कोर्ट लैंग्वेज प्रॉपर तरीके से, ये यानी कि ये ऐसा पर्सन था जो, कई लोग वो बात नहीं करते हैं कि अपने कल्चर को रिवाइव करो, ये करो, अपने कल्चर में ही सब कुछ छुपा हुआ है, वो दबकर रह गया कहीं ना कहीं। जो पुराने ट्रेडिशंस हैं, जो ज्ञानी लोग बात कर कर गए थे कुछ साल पहले, वो चीज़ें सही होती हैं, इसने दोबारा ये चीज़ों को लेकर आया। जो सेकंड ग्रामेरियन था संस्कृत का, पतंजलि, इसको पुष्यमित्र सुंग ने बहुत पैट्रोनाइज करा था। संस्कृत ग्रामर के ऊपर जब ये काम करता था, पुष्यमित्र सुंग कहता था किसी भी तरीके का तुम्हें सपोर्ट चाहिए हो, आई विल गिव यू। अगेन ये क्वेश्चन बन सकता है। और पुष्यमित्र सुंग ने जब वैदिक कल्चर को रिवाइव करा तो ये कहता था कि कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध की वजह से ये वैदिक कल्चर डिक्लाइन होकर रह गया। इस खुंदक में ये बुद्धिस्टों को बहुत मारता था, कहता था मोनेस्ट्री चाहिए, वो कहते थे हाँ। मोनेस्ट्री में इनको रात भर रुकवाया, क्या आग लगा दो उसमें, इनको बहुत शौक है ना मेडिटेशन करने का, गायब कर दो इनको, इनकी आत्मा ऐसी मेडिटेशन करते करते निकाल दो। बहुत इसने बुद्धिस्टों को कत्ल करा। लेकिन जो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट थे भारूट और सांची में, इसने इनको रेनोवेट करा और इंप्रूव भी करा। लेकिन 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 रेनोवेट करा, इंप्रूव करा। अब इस बात को रिलेट करने की कोशिश करो जो मैं यहां पर मार्क करके छोड़कर गया था सफेद कलर से। अब समझ गए कि अब दोबारा पत्थर की वो ना लगवा के लकड़ी की क्यों लगवा देता है, फ्रस्ट्रेशन। अब समझ में आ गई ये वाली बात? हाँ, यानी कि तुम मुझे पैसे दो कि मैं तुम्हारा घर बना दूं, मैं आर्किटेक्ट हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने कहा भाई पैसे मिल तो गए, क्या करना मतलब वो करके, और ये इनका घर नहीं टिकने देना मतलब वो करके, तो उसमें नकली क्वालिटी का चूना मिट्टी और ये सब जो सीमेंट वगैरह ये लगा दिया। द एक्सपेंडेड ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची और उसकी जो रेलिंग्स थी वो सुंग पीरियड से ही बिलोंग करती हैं, जो आगे इसने और मतलब उसमें बनवाया स्ट्रक्चर, उसको और एक्सपेंड करा, जो भी चीज़ें जहाँ जहाँ मरम्मत थी वो करवाई, लेकिन हमने ऊपर पढ़ लिया लकड़ी का काम करवाया। अब ये चीज़ देखो, तमिलनाडु एनसीईआरटी तो आपको बाद में बता रही है अमित, मैं तो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कंटेम्प्रेरी याद रखना। किंग खरवेला जो कलिंग का था वो कंटेम्प्रेरी था सुंग डायनेस्टी का। और हमें खरवेला के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, देखो फिर से हमारे सामने वो आ गया, याद है जहाँ एलिफेंट की एक मूर्ति बनी होती है, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन। और मैंने आपको बोला था ना इसको हाथी गुम्फा, हाथी गुम्बा, हाथी गुफा एक ही बात होती है, अलग अलग लैंग्वेज में और रूलर्स के टाइम पर टोन पर, या कभी कभार मैं ये भी मानता हूँ कि गलती भी हो जाती है जैसे जिसने बुक लिखी है उनसे, लेकिन इसकी प्रॉपर स्पेलिंग जो यूज करी जाती है डेट इज हाथी गुम्फा, GUMPHA, गुम्फा में, गुम्फा को लिखा इंग्लिश में गुम्फा जाता है, बोला इसको गुफा जाता है, क्योंकि हम इंग्लिश में कभी भी गुफा को ऐसे नहीं लिखते, GUFA गुफा, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, ठीक है, ये चीज है। मैंने बेस्ट पॉसिबल तरीके से जो 6 क्लास के हिसाब से इंफॉर्मेशन दी जा सकती थी वैसे बता दिया, लेकिन भाई साहब इससे एक चीज़ तो क्लियर है, ये छठी क्लास से ही बच्चों को IAS बनवाने की तैयारी तो पक्का शुरू करवा देते हैं। इसका मतलब हम इतने बड़े बड़े लोग हैं, 12वीं क्लास ख़त्म कर ली, ग्रेजुएशन ख़त्म कर ली हम सब ने, लेकिन ये हमारे लिए कोई ऐसा तो है नहीं कि अमित है कि 15 मिनट पढ़ेंगे और याद हो जाएगा, छठी क्लास का ही तो है, क्या करना। और सोचो 6 क्लास के बच्चों को है, 6 क्लास के बच्चों, मुझसे तो कोई छठी क्लास का बच्चा, आप लोग सोचो ट्यूशन पढ़ने आया और ये पूछे भैया ये क्या लिखा हुआ है, वो क्या लिखा, चाह के ऐसे मारूंगा सारे दांत टूट के गिरेंगे, जैसे इतना इरिटेट अगर वो करते तो। सही बात है। तो ठीक है, इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। किसी का कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं ना?